हेलो स्टूडेंट्स। और बिहार स्पेशल के तहत आज हम लोगों का टॉपिक है बिहार ऊर्जा संसाधन एवं सिंचाई। बिहार ऊर्जा संसाधन एवं सिंचाई यानी बिहार से संबंधित जो पावर प्रोजेक्ट है, बिजली उत्पादन वितरण से संबंधित जो बातें हैं वो, और बिहार में सिंचाई से संबंधित जो बातें हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। यहाँ हम बता दें आपको कि इस टॉपिक में जो पावर से संबंधित बात होगा, विद्युत से संबंधित बात और इरिगेशन से संबंधित जो बातें होंगी वो बहुत हद तक बेसिक चीज़ पर बात हो रहा है। ठीक है, बेसिक का मतलब कि इससे रिलेटेड और भी जो अद्यतन बातें होंगी वो हम लोग यानी जो अपडेटेड, कुछ ऐसे बहुत सा चीज़ें अपडेटेड ही है इसमें, तो उससे संबंधित कुछ बातें जो होंगी वो फिर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जब करेंगे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, ये ज्योग्राफी ख़त्म होगा फिर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पर हम लोग आएंगे। तो उसका 14 अध्याय में जो हम बात किए थे कि 14 अध्याय में इकोनॉमिक सर्वे को देखना है, तो उसमें एकदम मतलब कि जो डेटा अभी क्या है वो आपको मिलेगा। और अभी भी वो बहुत कुछ अपडेटेड हमने कर दिया है इसमें भी। तो ऊर्जा संसाधन और सिंचाई से संबंधित फैक्ट्स, जो बेसिक फैक्ट्स हैं बिहार से रिलेटेड, उसको आज हम लोग देखेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन की संभावना बनती है। तो आप लोग जुड़ जाइए और इसमें भी बहुत फैक्ट से ही बात करना है। स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा होगा उसको आप लोगों को हम पढ़ते हुए और बताएंगे कि उसमें क्या महत्वपूर्ण है आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अभी 2-3 लोग दिख रहे हैं जिसमें आरुषि, प्रमोद, पल्लवी और आशा ज्योति। चलो ठीक है। तो हम लोग बिहार ऊर्जा संसाधन और बिहार में सिंचाई से संबंधित फैक्ट्स को अभी देखेंगे। और इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक होगा, आज के बाद जो टॉपिक होगा वो थोड़ा इंडस्ट्री से रिलेटेड बात देखेंगे और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित बात, बिहार से संबंधित को देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग ऊर्जा संसाधन, बिहार में ऊर्जा संसाधन और इरिगेशन, थोड़ा दोनों टॉपिक को हमने मिलाया है तो थोड़ा लंबा है इसमें, लेकिन चूंकि हम जल्दी में बता देंगे और आप लोग उसको पढ़िएगा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मेरा काम यहाँ पर होगा कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट वहाँ पर है वो हम बताते हुए जाएंगे। दूसरी बात फिर से एक बार दोहरा दे कि इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ है वो हम लोग को मिलेगा, मतलब कि एकदम अपडेटेड डेटा जो मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें भी आपका ऊर्जा से संबंधित अलग टाइटल है, इरिगेशन से रिलेटेड टाइटल है, तो उसमें हम लोग कितना सरकार खर्च कर रही है क्या, और बहुत सारी बातें उसमें भी मिल जाती हैं। और जो बेसिक चीज़ है, जो चेंज वाला बात नहीं है, कौन प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है, तो वो सब चीज़ आज हम लोग देख लेंगे। और इसको पढ़े रहिएगा तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जब पढ़ेंगे हम लोग तो वो समझने में भी ज़्यादा आसानी होगी इस टॉपिक से संबंधित। और थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट देख लेते हैं, फिर इस कमेंट बाद में आप लोगों का कमेंट हम देखेंगे। राकेश जी आज जुड़े हुए हैं, आर्यन राज हैं, अशरफ जी हैं, चुन कुमार चौहान, चलिए सब लोग का स्वागत है। सीमा सिंह, सर मैं ऑनलाइन शो नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन नहीं कर रही, मैंने ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रही है, लेकिन आप उसको देखिएगा, रिकॉर्डेड तो है ना। विद्यासागर, वन रिपोर्ट करा दीजिए सर। विद्यासागर जी का कहना है, और फिर शंकर दयाल जी हैं, नंदनी हैं, मयंक हैं, अर्चना है। विद्यासागर जी का कहना है कि सर वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट करा दीजिए। पिछले बार फॉरेस्ट रिपोर्ट ही तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो विद्यासागर जी या तो आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं
या फिर उसमें उसका वीडियो भी आपने नहीं देखा है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को तो हम लोग शायद पिछले क्लास में फॉरेस्ट रिपोर्ट ही किए हैं ना। पिछले क्लास में फॉरेस्ट से रिलेटेड 2 क्लास हम लोगों ने किया, और पहला में फॉरेस्ट से संबंधित वन संसाधन से संबंधित बातों को हमने किया था, और उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट पे कल बात हुई थी पीछे। ठीक है, ये हम लोग का क्लास 37वां क्लास है, और जहाँ तक हमको लग रहा है 36वां क्लास वन रिपोर्ट 2021 को पिछले क्लास में हम लोगों ने किया है। तो विद्यासागर जी आप उस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और सतीश शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, और कौन है भाई सर, भारत के भी वन रिपोर्ट पढ़ा देते तो अच्छा होता। आरुषि गोस्वामी का कहना है भारत का भी वन रिपोर्ट पढ़ा देते तो। आरुषि अगर क्वेश्चन भी आएगा ना बीपीएससी में तो बिहार के वन रिपोर्ट से आएगा, समझ रहे हैं ना। और भारत का वन रिपोर्ट जो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा होगा वहाँ सर कराएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर देख लीजिए, या थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन भी देख लीजिए, या कहीं से सर तो कराएंगे ही वन रिपोर्ट। जहाँ ज्योग्राफी हो रहा होगा जो सर पढ़ा रहे होंगे तो उनसे तो बात हमारी नहीं है अभी, तो वो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको कराएंगे ही। ठीक है, और ऐसे आपको मैं बता दूं कि बिहार के एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित जो वन रिपोर्ट वही है, लेकिन हम वहाँ पर आंकड़ा आपको दिए हैं बिहार से रिलेटेड, क्योंकि बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो बिहार उस भारत सरकार द्वारा जारी राज्यवार जो वन रिपोर्ट है उसमें बिहार से संबंधित बातों को हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में उस रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन की ही संभावना होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि भारत से के अन्य कि किस राज्य में ज़्यादा वन क्षेत्र है, क्या है, कहाँ डेंसिटी फॉरेस्ट डेंस ज़्यादा है। तो ये बातें भी हो सकती है हमारे एग्ज़ाम में, लेकिन चूँकि बिहार स्पेशल के तहत हमने बिहार वाला पढ़ा दिया है। ठीक है, सर से थोड़ा सा जो भी सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे उनसे बात कर लीजिएगा, और नहीं अगर वहाँ पर अगर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, किस राज्य में राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से वन प्रतिशतता सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूनियन टेरिटोरी के हिसाब से देख लीजिएगा। यही सब बेसिक देखना होगा और ज़्यादा डिटेल नहीं। ज़्यादा डिटेल की बात जिस तरह से हम लोग देखे हैं वो स्टेट का ही हुआ। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं आज के टॉपिक पर, क्योंकि 7 बजे फिर आप लोगों का क्लास रहेगा, और फिर हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है अभी। आज की क्लास में बहुत कुछ देखना है, तो इसकी ज़्यादा भूमिका पर हम न जा करके सीधे अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। देखिए, बिहार ऊर्जा संसाधन, कुछ बातें ऐसी लिखी होती हैं कि अगर आपको मेंस में कभी कुछ लिखना हो तो थोड़ा सा आप लाइन उन कैसे शुरू करना है ये आपको इससे आइडिया लगेगा। आधुनिक काल में किसी राज्य के विकास के लिए ऊर्जा की समुचित उपलब्धता एक प्रमुख शर्त है। वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बनने से बिहार में खनिज संसाधन की कमी के कारण ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता पर संकट आ गया था, लेकिन सरकार के सार्थक प्रयासों से इस मामले में स्थिति बेहतर हुई है। तो अब देखो भाई, झारखंड बन गया तो खनिज संसाधन के चलते आपके ऊर्जा में क्या दिक्कत हो गया भाई, क्योंकि आप जानते हो कि भाई जो भी आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन जो होता है, जनरेट जो होता है, विद्युत का जो हमारा उत्पादन होता है उसका मुख्य ताप विद्युत, और ताप विद्युत के लिए क्या चाहिए आपके पास, ताप विद्युत के लिए क्या चाहिए, कोयला चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से ये यहाँ पर लिखा गया है। खपत की तुलना में ऊर्जा के कम उत्पादन के कारण बिहार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करीब 70% बिजली केंद्र सरकार की विद्युत उत्पादन इकाइयों से क्रय करनी पड़ती है। खैर आगे हम लोग रिपोर्ट में आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, तो बहुत सा चीज़ जो हमारा प्रोजेक्ट है हम लोग बिहार सरकार ने केंद्र की जो उपक्रम है, ठीक है, तो उसको दे दी है नेशनल थर्मल पावर को। और फिर बात ये हो गया है कि अब तो पूरा ग्रिड हो गया है, सभी राज्यों का वितरण का सिस्टम हो गया है, तो उसके हिसाब से हम अपना समन्वय किए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1958 ईस्वी में की गई थी। आज हम बताएं ना कि जो बेसिक चीज़ है उस पर हम लोग कर रहे हैं, जो चेंज होने वाला नहीं है। और फिर भी कुछ हम यहाँ अपडेटेड डेटा है
लेकिन और सब जो एकदम अपडेटेड डेटा का मामला होगा वो हम लोग कहाँ देखेंगे, सर्वे रिपोर्ट में। अप्रैल 1958 में बिहार राज्य, यहाँ पर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जीके, बिहार के स्टैटिक जीके के रूप में होगा कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 ईस्वी में। अप्रैल 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन मूलतः विद्युत आपूर्ति यानी सप्लाई एक्ट 1948 के धारा 5 के तहत किया गया था। तो किस एक्ट के तहत, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, एक्ट 1958 के, ठीक है, सेक्शन 5 के तहत किया गया था। खैर ये नहीं पूछेगा कब हुआ, ये पूछेगा। उसे बिहार में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण एवं विद्युत संबंधित अन्य गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेवारी दी गई थी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिहार में जो 1958 में स्थापित किया गया था, तो किस बात के लिए, तो भाई विद्युत उत्पादन के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी, संचरण ट्रांसमिशन के लिए भी, और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। देखो संचरण का मतलब होता है कि जहाँ से विद्युत उत्पादन हो रहा है उसके बाद जो आप उसको ट्रांसमिट करोगे दूसरे जगह पर, और वहाँ से फिर वितरण का मतलब हो जाएगा कि कंज्यूमर तक पहुँचाना, ठीक है, ट्रांसमिट करना होगा कि प्रोडक्शन सेंटर से अन्य जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर देना, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे, उसको समझोगे संचरित कर देना, और फिर वहाँ से फिर कंज्यूमर तक पहुँचाना, वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो उत्पादन से लेकर के ग्रिड तक उसको देना ट्रांसमिशन हो जाएगा, और ग्रिड से कंज्यूमर तक पहुंचाना जो होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। संचरण यानी ट्रांसमिशन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन एवं विद्युत संबंधित अन्य गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी 1958 में जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड हुआ, वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हर काम के लिए वो उत्तरदायी था, हर काम के लिए उसको अधिकार दिया गया था। नवंबर 2012 ईस्वी में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5 कंपनियों में बांट दिया गया। ये हमारे लिए एक स्टैटिक क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर आ रहा है कि भाई अब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड नहीं है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड नहीं है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ही, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जो था वो ऑथराइज्ड था बिहार में विद्युत उत्पादन की गतिविधि के लिए, विद्युत के ट्रांसमिशन की एक्टिविटी के लिए, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और अदर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो सबके लिए वो ऑथराइज्ड बॉडी थी, विच वाज एस्टेब्लिश्ड, मतलब वो कब 1958 में वो एस्टेब्लिश किया गया था। 2012 में, ठीक है, 2012 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5 कंपनियों में विभक्त कर दिया गया। और ये बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड कितनी कंपनियों में विभक्त हुआ, शायद क्वेश्चन भी हमने फ्रेम किया है, तो 5 कंपनियों में। इन 5 कंपनियों का जो नाम है वो पहला है बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड ट्रांसमिशन, और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये जान लीजिए। तो बिहार राज्य विद्युत जो कंपनी लिमिटेड है यानी होल्डिंग कंपनी है, यानी बिहार राज्य, आगे उसमें लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जो भी संपत्ति थी, ठीक है, उस पर अधिकार वो होगा, उसका कैसे यूज करना है, किसको देना है, किस कंपनी को क्या देना है, वो सारा चीज़ इसके साथ है। किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट होगा, ठीक है, ये सारी बातें यानी अदर कंपनियों के लिए परिसंपत्ति से संबंधित जो बातें करनी है वो सब करने का अधिकार किसको है, होल्डिंग कंपनी को। तो बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड हुआ। दूसरा है बिहार राज्य विद्युत उत्पादन। तो बिहार में विद्युत
उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो एक्टिविटी होगी वो इसके द्वारा होगा। ठीक है। और बिहार राज्य विद्युत संचरण यानी उत्पादन से ट्रांसमिट करेगा ग्रिड तक का, ये ट्रांसमिशन के काम के लिए एक अलग कंपनी बनाई गई। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, ठीक है, उसको कनेक्शन देना, ये सब काम के लिए फिर दो कंपनियां बना दी गई। नॉर्थ बिहार के लिए एक हो गया साउथ बिहार के लिए। तो ये बस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन यही हो सकता है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को हाँ, बिहार सर विद्युत बोर्ड को मैप वाइज बता दीजिए। अच्छा, विद्युत बोर्ड को मैप वाइज क्या बताएं बुआ? ऐसे हम बता रहे हैं आपको, विद्युत बोर्ड को मैप वाइज बता दीजिए। पहली एक देखो, चलो पहले तो ये जान लो कि भाई बिहार में, ठीक है, ये नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार जो दो कंपनियां हो गई ना, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार जो दो कंपनियां, वो खाली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई गई है। बाकी बिहार राज्य होल्डिंग कंपनी जो है वो एक ही है, जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जो संपत्ति थी उसका कैसे यूज करना है, उस पर कैसे अधिकार, वो सारी बातें जो है, और किस कंपनी में कितना कहाँ से इन्वेस्ट होगा, इन सारी बातों को तय करने के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाई गई। ठीक है, यानी कैपिटल ऑफ द बोर्ड वो किसके हाथ में है? इसके हाथ में, जो पहले से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का था। तो ये होल्डिंग कंपनी हो गई। इसको क्या, पूरे बिहार इसका क्षेत्र है। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड जो है, ये उत्पादन की गतिविधि के लिए है। तो इसको क्या मैप पे देखें, इसका पूरा जुरिस्डिक्शन पूरा बिहार है। बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी जो है, तो इसके दायरे में पूरा बिहार है। हाँ, ये विद्युत वितरण, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी, यानी कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए एक उत्तर बिहार के लिए एक अलग कंपनी और दक्षिण बिहार के लिए एक अलग कंपनी। वो सिर्फ किस एक्टिविटी के लिए? विद्युत वितरण की एक्टिविटी के लिए। ठीक है। और बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी वो पूरे बिहार के लिए है ना। ठीक है। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी पूरे बिहार के लिए है। बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी पूरे बिहार के लिए है। बिहार में विद्युत वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के लिए नॉर्थ बिहार में के लिए एक अलग कंपनी और साउथ बिहार के लिए एक अलग कंपनी दी गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई मैप की बात होगी। अब आगे आइए, बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। जो हमने बताया कि यह कंपनी अन्य 4 विद्युत कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है, यानी उसकी संपत्ति संबंधित। इसमें पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है इसको, और संपत्ति के हित अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। ठीक है। और इसी का शॉर्ट नाम हो गया, ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड मुख्यतः एक निवेश कंपनी है, कहाँ कितना इन्वेस्ट होगा ये सारी बातें ये देखेगा। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन ये क्या करेगा? प्रोडक्शन की एक्टिविटी के लिए है। आपसे क्वेश्चन यही होगा कि किस वर्ष बिहार राज्य विद्युत बोर्ड कितनी कंपनियों में बंट गया, यही क्वेश्चन की संभावना है। और किस वर्ष बंट गया ये भी संभावना है। ठीक है। यानी 2012 के पहले इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सभी कामों के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड था, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड था। ठीक है। और आपको उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। और उसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो वो एक्ट था आपका 1948 का विद्युत, ठीक है, एक्ट का नाम था विद्युत सप्लाई अधिनियम। लेकिन सिर्फ सप्लाई ही नहीं, उसमें प्रोडक्शन की भी बात है। तो उसके तहत तो क्वेश्चन क्या होगा कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, ये क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन होगा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड कितनी कंपनियों में विभक्त हुआ? तो 5 कंपनियों में। किस साल 5 कंपनियों में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को बांट दिया गया? तो 2012 में। बात समझ गए ना। और ये 5 कंपनियों का हो सकता है, नाम दे दे कि इसमें कौन नहीं है क्या है, ऐसा भी हो सकता है। तो 5 कंपनियों का नाम पढ़ लिए, मोटा मोटी
नाम से ही पता चल जाता है कि वो किस एक्टिविटी के लिए है और उस पर हम लोग को कुछ खास जानना नहीं है। नेक्स्ट, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी, ठीक है। और फिर यहाँ पर टाइटल नहीं दिया गया है, उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कार्य के लिए दो कंपनियां, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी वितरण कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया, जो क्रमशः उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में विद्युत वितरण संबंधी कार्यों का निर्वहन करती हैं। अब है जल विद्युत। जल विद्युत का माने बिहार में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जल विद्युत यानी जल से पन बिजली जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए भी एक कॉरपोरेशन हमारे यहाँ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिहार राज्य जल विद्युत कंपनी है ये। तो यहाँ पर है बिहार राज्य में जल विद्युत उत्पादन की अच्छी स्थितियाँ उपलब्ध हैं, ठीक है, नदियों के होने से बिहार राज्य में कार्यशील जल विद्युत परियोजनाएं ये हैं, ठीक है, जो जल विद्युत परियोजना। अब जल विद्युत से प्रोडक्शन तो बहुत कम होता है, लेकिन ये हमारे यहाँ है। तो कोसी जल विद्युत परियोजना कटैया में सुपौल में, पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में, सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना रोहतास में, सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में, अगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल में, देलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में, ठीक है। तो ये सब जो है ना, आपको बता दें कि यहाँ पर आपको करना क्या है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन होगा कि साहब, क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, किस जिला में है, ठीक है, तो भाई औरंगाबाद में। जबकि सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो रोहतास में। तो ये जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बिहार में जो काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये कार्यशील हैं, ठीक है, यानी इनसे उत्पादन हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम और वो कहाँ है, जैसे कोसी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तो किस जिला में है, तो सुपौल में, ठीक है। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। तो इस तरह से जैसे देलाबाग जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो रोहतास जिला में। तो इस उद्देश्य से ही है, और इसका ये नहीं कि ये कब हुआ, इस उतना नहीं जानना है अभी, इतना आप ये रखिए कि वो कहाँ है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और फिर बिहार राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना, ये फिर सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बेलसार जल विद्युत परियोजना कहाँ है, जयनगर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, सेबारी जल विद्युत परियोजना किस जिला में है, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना किस जिला में है, त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ है। तो ये सब नाम आप कीजिएगा। क्वेश्चन क्या होगा कि नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये इस क्वेश्चन की संभावना यहाँ से बन रही है। अब है जिसमें निर्माणाधीन, जो जिस पर अभी निर्माण का काम चल रहा है, इसमें कुछ पूरा भी हो गया होगा, जो सर्वे रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे। पूरा हुआ नहीं हुआ इससे भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये कहाँ है, यहाँ पर क्वेश्चन यही होगा। अमेठी जल विद्युत परियोजना तो रोहतास में, तेजपुरा जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में, और ज़्यादा देखिएगा औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, इधर कोसी बेल्ट, यहीं पर जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, ठीक है, और कोसी बेल्ट यहीं पर है। मठौली जल विद्युत परियोजना कहाँ है, रामपुर, तो ये नटवार जल विद्युत परियोजना कहाँ है। अब मान लो उधर का कोई है तो उसको तो आराम से पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन की संभावना हो सकता है, तो इसको आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन भी हम फ्रेम करके इसमें भेजे हुए हैं, जिसमें 1-2 क्वेश्चन डाले होंगे, ठीक है। वालीदात जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बड़वाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, कि वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है और किस जिला में है, इसकी संभावना यहाँ पर आपके लिए बन रही है। अब है बिहार राज्य की प्रमुख तापीय संयंत्र, ठीक है, परियोजना, यानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ कौन कौन है, मुख्य रूप से जो प्रमुख थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बिहार का, वो कौन कौन है।
तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। तो कहाँ है भाई, तो बेगूसराय में। ये तो खैर बरौनी से सबको ही मालूम है। और इसमें चूंकि इसकी 5 इकाइयाँ जो हैं वो उनका टाइम पूरा हो गया है, ठीक है। उसमें पहले के 2 इकाइयाँ चल रही हैं, फिर 2 इकाइयाँ काम केंद्र सरकार के विस्तार कार्यक्रम के तहत जारी है, 2 नई इकाइयों का। तो 7 में उसकी 7 इकाइयाँ थी, तो इकाई जिनमें से 5 समाप्त हो चुका है और उसमें से 7 इकाइयों में सिर्फ 2 इकाइयाँ ही कार्यशील है। इन 7 इकाइयों के अतिरिक्त, तो 7 में 5 तो बंद हो गया, 2 नई इकाइयों का काम केंद्र सरकार के विस्तार कार्यक्रम के तहत जारी है। अर्थात इकाई संख्या 8 तथा इकाई संख्या 9 को स्थापित करने का काम प्रगति पर है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये चीज़ पूछ सकता है। और फिर देखिएगा, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ है भाई, तो मुजफ्फरपुर जिला के कांटी स्थान पर है, ठीक है। और यहाँ पर 110 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, इसकी क्षमता जो होगा ना वो कुछ हम लोग देखेंगे सर्वे रिपोर्ट में भी, लेकिन ये भी अपडेटेड ही है, ठीक है। आपका ये कहाँ स्थित है और जिसमें ईयर दिया हुआ है उसका ईयर थोड़ा याद रखिएगा। जहाँ ईयर नहीं दिया है वहाँ खोजने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इस ताप विद्युत केंद्र की स्थापना वर्ष 1979 में कहलगांव में की गई थी। इसका निर्माण केंद्र सरकार की सहायता से किया गया। इस विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता 2340 मेगावाट है। ये बहुत ज़्यादा इसका क्षमता है कहलगांव का, ठीक है। लेकिन कहलगांव से भी एक ज़्यादा बनाने की बात जो है वो हमारे पास है, वो आपको बांका में परियोजना स्थापित करने की योजना है। बांका में जल ये, और ऐसे जो अभी आपके पास है वो सबसे ज़्यादा क्षमता किसका है, कहलगांव का। नवीनगर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है भाई, थर्मल वाला, तो औरंगाबाद, ठीक है, के नवीनगर स्थान पर। और यह एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और बिहार सरकार का संयुक्त उपक्रम है। और आगे मैं बता दूं कि बहुत सा जो है वो हम पूरा का पूरा जो है वो एनटीपीसी को बिहार सरकार सौंप चुकी है। आगे रिपोर्ट में आप पढ़िएगा, इकोनॉमिक रिपोर्ट में। नवीनगर औरंगाबाद में इतना मेगावाट की यानी 660 की 3 इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो 660 गुना 3 कर लीजिए और उस तरह से यहाँ से इसकी क्षमता उतना उत्पादन का है। चौसा में 660 मेगावाट की 2 इकाइयों वाली ग्रीनफील्ड विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए बिहार का सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। और ये जो चीज़ है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बक्सर के चौसा में जो आपका विद्युत परियोजना जो स्थापित की जा रही है उसमें किसके साथ समझौता हुआ है, वो स्थापित भी लगभग उसका काम पूरा हुआ है। तो वो सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता हुआ है। सतलुज जल विद्युत निगम यानी सतलुज हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के साथ इस समझौता हुआ है इसकी स्थापना के लिए, ठीक है। और बांका में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है विद्युत प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना है और उसकी क्षमता क्या होगी, 4000 मेगावाट की क्षमता होगी। तो ये फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार का सबसे बड़ा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना, अब वहाँ पर वो कहाँ था, वो हम लोग का था आपको थर्मल का। थोड़ा जल विद्युत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उसका यहाँ पर बात है। बिहार का सबसे बड़ा प्रस्तावित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डगमारा जल विद्युत परियोजना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो थर्मल था, तब वहाँ देखते थे कि 2300 तो 4000 मेगावाट का बात होता है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उतना प्रोडक्शन का स्ट्रेंथ नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब तो बिहार का सबसे बड़ा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ था बाबू, सुपौल में डगमारा जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित था, ठीक है।
उस पर आगे जो बात है वहाँ से क्वेश्चन की एकदम मतलब कि बहुत संभावना बन रही है। पिछले बार भी हमको लग रहा था कि यहाँ से पूछेगा, लेकिन नहीं पूछा। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डगमारा, डगमारा एकदम यादें रखिएगा। ठीक है, और हमको लग रहा है कि डगमारा वाला क्वेश्चन रहना चाहिए इस बार। ठीक है, तो बिहार का सबसे बड़ा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल में स्थापित होने वाला था, कोसी नदी पर। और इसका जो क्षमता 130 मेगावाट, हमने बताया ना, वो थर्मल की तरह मत समझिए कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोसी इलाके में प्रस्तावित डगमारा जल विद्युत परियोजना एवं सौर ऊर्जा एकीकृत परियोजना था। इसमें यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ, ठीक है, सोलर पावर का भी ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर दोनों का इंटीग्रेटेड ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसको बंद करने का निर्णय किस आधार पर? तो पर्यावरण के आधार पर। इस पर आवाज़ उठने लगा कि नहीं, इससे यहाँ का पर्यावरण स्थिति, पारिस्थितिक स्थिति गड़बड़ा जाएगा, और इसलिए इसको बंद करने का निर्णय लिया गया। ऐसा नहीं कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है, काम शुरू हुआ था इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं। जबकि इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत पहले बात हुई थी। ठीक है, इस परियोजना के लिए सबसे पहले 1965 में बात हुई थी। 1965 में 14 जून 2021 को भारत सरकार के नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, एनटीपीसी नहीं तो, ठीक है, नेशनल हाइड्रो यानी जल विद्युत, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन तथा बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको बिहार राज्य जल विद्युत निगम, चूंकि यहाँ पर ये हिंदी में लिखता है तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। दोनों के बीच एक समझौता हुआ। किस बात के लिए, कब समझौता हुआ? जून 2021 में। किस बात के लिए? डगमारा प्रोजेक्ट के लिए। डगमारा प्रोजेक्ट का इनिशिएट की बात अगर कहा जाए तो 1965 का ही था, लेकिन उस समय कुछ काम इस पर हुआ नहीं था। 2021 में जून 2021 में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के बीच समझौता हुआ डगमारा जल विद्युत परियोजना को शुरू करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस समझौता के बाद इस पर जब काम शुरू होने की बात हुई तो इसके विरुद्ध में आंदोलन खड़ा हो गया कि पर्यावरण खतरा में आएगा। और लेकिन जनवरी 2022 में इस परियोजना को बंद करने का फैसला किया गया। तो ये जितना फैक्ट है डगमारा से संबंधित, इससे एक क्वेश्चन की बात होगी। तो डगमारा से संबंधित है क्या भाई? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला से संबंधित था? तो भाई सुपौल से। ठीक है, सुपौल से किस नदी पर? तो कोसी नदी पर। ये शुरू होने की सबसे पहले बात अगर कभी आएगा तो 1965 में ही अगर पूछेगा तो, और नहीं तो इसके लिए सरकार अनुमति दिया तो कब? तो 14 जून 2021 को। और ये किन दो बॉडी का किसके बीच में समझौता हुआ था? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के बीच में। ठीक है, और लेकिन इसको कब बंद करने का निर्णय लिया? तो जनवरी 2022 में। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ये बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट अगर पहला जो है वो कहाँ पर? दरभंगा में बनकर तैयार हो चुका है, यानी दरभंगा में है। ठीक है, और इस पे तो क्वेश्चन भी पूछा था। अब इरिगेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उस पे बात कर रहे हैं हम लोग। अब बिहार में इरिगेशन इन बिहार में सिंचाई। ठीक है, तो सिंचाई अधिसंरचना का मतलब क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंचाई का, इरिगेशन का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सिंचाई अधिसंरचना को मजबूत करना कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए जरूरी है। गत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा सिंचाई के लिए प्रशंसनीय सहयोग रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश इतना करोड़ रुपए से बढ़कर इतना करोड़ रुपया हो गया।
यानी इतना करोड़ रुपया कब था बाबू? 2016-17 में। 2020-21 में कितना करोड़ रुपया हो गया इरिगेशन पर इन्वेस्टमेंट? ठीक है, इरिगेशन पे जो भी प्रोजेक्ट है उस पर कितना इन्वेस्ट करने की बात हो गई वर्ष 2020-21 में? तो 2114.87 करोड़ रुपया। ठीक है, और ये चूँकि आपको 16-17 से 20-21 का दिया, जो आंकड़ा ये भी आपका मतलब कि पिछले बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये था। ठीक है, तो इतना से 20-21 में। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपडेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा होगा क्या कि वो तो खैर सर्वे रिपोर्ट में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बता दें कि यहीं याद कर लीजिएगा, हमने कहीं नोट कर लिया था आपके लिए। हाँ, इसमें आपको अब तक जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है तो 17-18 और 21-22 का रिपोर्ट है। तो 17-18 में इरिगेशन प्रोजेक्ट पर 2017-18 में, इस बार के सर्वे रिपोर्ट में जो लिखा है 2017-18 में इरिगेशन पर जो इन्वेस्टमेंट का बात था तो 1519.55 करोड़ रुपया, 1519.55 करोड़ का बात था, करोड़ रुपया का। ठीक है, और फिर जैसे ये है 20-21 तो यहाँ पर 2021-22 में कितना हो गया? 2021-22 में जो ये हुआ है वो 2670.49 करोड़ रुपया, 2670.49 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये सब आंकड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से पिछले बार के क्वेश्चन से, चूँकि इस सर्वे रिपोर्ट से इस तरह से क्वेश्चन उठाता है और आपसे पूछ सकता है, तो फिर आप देख सकते हो कि भाई 20-21 में कितना किया, इरिगेशन पर कितना रुपया का प्रावधान किया गया था, और 21-22 में कितना रुपया। तो इन दोनों के अंतर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अंतर बन जाता है 555.62 करोड़ रुपया, इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो 20-21 से 21-22 में 2020-21 से 2021-22 में अंतर इरिगेशन के पैसे पर निवेश पर कितना हो गया? अंतर हो गया 555 पॉइंट, घटाओगे तो आ जाएगा, इससे इसको घटाओगे तो ठीक है 555.62 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए 2015-16 में राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो भाई 15-16 वाला तो इम्पोर्टेंट, लेकिन चूंकि रिपोर्ट में देता है और इस तरह से आपका पूछता भी है। ठीक है, तो 15-16 में राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र, सकल यानी ग्रॉस इरिगेटेड जो एरिया हमारा था वो कितना था? 52.47 लाख हेक्टेयर था। 52.47 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र था 2015-16 में। 2019-20 में राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र का जो है वो 54.35 लाख हेक्टेयर हो गया। और 2020-21 में जो अब इसके आगे का अभी रिपोर्ट नहीं है, 2020-21 में राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र 54.96 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो आप देखोगे कि 19-20 में कितना था? 54.35। 19-20 में था 54.35 लाख हेक्टेयर, ठीक है, लाख हेक्टेयर ग्रॉस इरिगेटेड लैंड इन बिहार। ठीक है, ये कब था? तो 19-20 में। ठीक है, तो 19-20 से 20-21 में सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और शायद हमने क्वेश्चन भी फ्रेम्ड कर दिया है ये। ठीक है, उस पर बनाओगे तो इसको याद रखना।
तो 54.35, ये याद, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.61 लाख हेक्टेयर भूमि, ठीक है। अब इसको अगर, अब चूंकि लाख हेक्टेयर है तो ये हजार में भी बोल सकते हो ना, तो 61/100, और ये लाख की बात है तो कितना हो जाएगा, 61,000 हेक्टेयर भूमि, अब देखो क्या क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा कि 2019-20 से 2020-21 में इरिगेटेड लैंड कितना बढ़ा है। तो 61,000 हेक्टेयर भूमि में ज़्यादा इरिगेटेड लैंड बन गया है, ठीक है, एक वर्ष में, ठीक है। या जिस रूप में बोलो कि 2019-20 से 2020-21 में, ठीक है, ग्रॉस इरिगेटेड लैंड में कितना का इन्हांसमेंट हुआ है। तो 61,000 हेक्टेयर लैंड का इन्हांसमेंट हुआ, मैंने 61,000 हेक्टेयर ज़्यादा भूमि को हम लोग सिंचित कर पाए हैं एक वर्ष में, ठीक है। तो ये जो है एक अचीवमेंट के रूप में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। बिहार में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के बीच नलकूप मुख्य स्रोत है। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है, नलकूप से, यानी ट्यूबवेल से, जो ग्राउंड वाटर को निकाल करके जो हम इरिगेट करते हैं। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा सिंचाई का सबसे बड़ा साधन हमारे यहाँ जो है वो नलकूप है। हाँ, दरभंगा में कहाँ सर, ये चूंकि क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए हम उस पर बात नहीं किए हैं, ठीक है। वो कोई देख लीजिएगा, वो कबीरपुर या कुछ करके इस तरह से नाम है, ठीक है। हाँ, दरभंगा में कहाँ सर, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट न पूछ करके उस जगह का नाम पूछा जा रहा है। सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि नाम पूछा जा रहा है, वहाँ पूछ लिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के चलते ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ पढ़ना, ठीक है। तो वो उस जगह का नाम वो कुछ कबीरपुर या कुछ इस तरह से नाम था, देखो कोई भेज दिया होगा, कदीराबाद में, कदीराबाद, सॉरी कबीरपुर नहीं, कदीराबाद, ठीक है। तो जबकि हम भी पिछली बार कदीराबाद नहीं लिखे थे, ठीक है। अब देखो भाई, कमीशन का है कभी कभी क्वेश्चन। अब जैसे कि आपको स्टेशन ही पूछा था किसी साइड का कि सबसे अंतिम वाला स्टेशन क्या होगा, क्या, तो इस तरह का एक दो क्वेश्चन जो होता है ना, वो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन तो नहीं होता है, लेकिन चूँकि कदीराबाद वाला तो चलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट हमारा जो था वो फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट था, तो उसका अगर नाम भी अगर चर्चा में तो वो पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन जो रेलवे स्टेशन, अंतिम रेलवे स्टेशन क्या, कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन था वो बहुत लॉजिकल नहीं था, लेकिन कमीशन है, पूछ सकता है। लेकिन अब उसके चलते हम लोग बहुत छोटा छोटा नाम के चक्कर में जाएं तो बहुत सा जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो छूट भी सकता है। चलिए ठीक है, अब जितना और आज ऐसा कुछ चीज़ होगा तो वह सर्च करके आप जोड़ लोगे उसमें, इसमें कौन बड़ी बात है, ठीक है। जहाँ है वहाँ आप सर्च करके इसको ऐड करोगे, जहाँ तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा वो हम आपको डिलीवर कर दे रहे हैं। तो बिहार में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के बीच नलकूप यानी ट्यूबवेल सबसे मुख्य स्रोत है, ट्यूबवेल सबसे मुख्य स्रोत है, ठीक है। और उस पर कदीराबाद का भी बात हम इसलिए नहीं किया कि बच्चों के पूछ चुका है, तो हमको नहीं लगता है कि फिर उसी को दोहराएगा, ठीक है। तो सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के बीच, विभिन्न यहाँ पर न संयुक्त होगा, स्रोतों के बीच नलकूप जो है, ट्यूबवेल जो है हमारा मुख्य स्रोत है। यानी क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा भी है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई हमें किससे होता है, तालाब से होता है, नलकूप से होता है, ठीक है, कि नहर से होता है, यानी कैनाल से होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हाँ, आशा ज्योति का सकल सिंचित क्षेत्र क्या होता है। आशा में साथ साथ इंग्लिश भी मतलब कि कोशिश कर रहा हूँ बोल देने का, और वो बोला भी आप सुनी होंगी। सकल का मतलब होता है ग्रॉस, सकल का मतलब होता है पूरा, ग्रॉस, ठीक है, नेट ना होकर के ग्रॉस। तो सकल का मतलब ग्रॉस, कुल, पूरा, ठीक है। और सिंचित का मतलब इरिगेटेड, क्षेत्र का मतलब एरिया, लैंड, जो बोलो। तो ग्रॉस इरिगेटेड
लैंड, ग्रॉस इरिगेटेड लैंड। तो एरिया ऑफ ग्रॉस इरिगेटेड लैंड इन रेस्पेक्टिव ईयर्स जो हमने बताया कि भाई 19-20 में इतना, 20-21 में इतना, और इस तरह से क्वेश्चन उसके डिफरेंस से भी पूछ सकता है कि हाउ मच इरिगेटेड, ठीक है, इन्हांसमेंट कितना हुआ है, कितना इरिगेटेड लैंड इन्हांस हुआ है, बढ़ा है, वो क्वेश्चन हो सकता है, जो जिसको हम बता रहे थे 61,000 हेक्टेयर सकल सिंचित भूमि में विस्तार हुआ है। बिहार में सिंचाई के विभिन्न स्रोत में सबसे बड़ा जो स्रोत हमारा है, जो सोर्स है, वो क्या है? ट्यूबवेल है। बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र के जितना इरिगेटेड लैंड बिहार में है, जितना इरिगेट होता है, ठीक है, सिंचित क्षेत्र के लगभग इतना प्रतिशत हिस्से की सिंचाई नलकूप से होती है। कितने प्रतिशत की? 63.4%। तो 63.4%, ठीक है, ग्रॉस इरिगेटेड लैंड, ठीक है, इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल। तो ये ट्यूबवेल जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है और सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 63.4% हिस्से की सिंचाई नलकूप से होती है। बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र के लगभग 30.9% हिस्से की सिंचाई नहर से होती है और तालाबों से 2% का, तालाबों से 2% का, ठीक है। ऐसा नहीं है ये सम पूरा 100 नहीं होगा, तो कुछ आहर पैन जो होता है उससे भी होता है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन कि कितना है, और ये एकदम अपडेटेड जो इस बार का, इसको हमने चेंज करके लिखा है, थोड़ा सा पहले कम था, ठीक है, तो इसमें उसको हमने इस पे थोड़ा हम बता भी दें आपको। इस आंकड़ा को भी हमने लिखा था कि भाई आपका 1 मिनट, देखो एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 63.4% हिस्से की सिंचाई किससे होती है? नलकूप से। ये जो 63.4% ये जो आपका आंकड़ा है कि ग्रॉस इरिगेटेड लैंड का 63.4% इरिगेटेड किससे होता है, किससे इरिगेट होता है? तो ट्यूबवेल से, ठीक है। ये कि 2000 मतलब ये आपका जो 22-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार, और 21-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे था, 21-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे बिहार का था, उसमें कैनाल से इरिगेटेड हिस्सा कितना दिया हुआ था ये आपको बता रहे हैं, 63.9। अब यहाँ पर देखिए, यानी ट्यूबवेल से, कैनाल से नहीं, ट्यूबवेल से, सॉरी, ट्यूबवेल से, यानी 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में ट्यूबवेल से कितना % इरिगेशन होता है? तो 63.4, ठीक है, ये 2022-23 में। और 2021-22 का जो सर्वे रिपोर्ट था उससे ट्यूबवेल से दिखाया गया था 63.9। तो ट्यूबवेल से इरिगेशन थोड़ा कम हुआ है, ट्यूबवेल से इरिगेशन थोड़ा कम हुआ है, परसेंटेज इरिगेशन कम हुआ है, जबकि हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा इरिगेटेड एरिया भी तो बढ़ा है, ठीक है। तो परसेंटेज इरिगेशन और कैनाल का फिर थोड़ा बढ़ा है, कैनाल से इरिगेशन जो है वो थोड़ा बढ़ा है। कैनाल से पहले था 30.6%, 30.6% प्रतिशत वृद्धि, एरिया का नहीं, क्योंकि एरिया भी तो इन्हांस हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे इतना तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी जान लो कि 2022-23 के
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बिहार का जो है उसके अनुसार बिहार के सकल सिंचित क्षेत्र का 63.4% ट्यूबवेल से इरिगेट होता है, ठीक है। और कैनाल से, नहर से कितना होता है 30.9। किसकी रिपोर्ट से? 22-23 से, जो लिखा हुआ वो 22-23 से। और ये जो हमने लिख दिया, ठीक है, इसके जगह पे यहीं लिख देते हैं 63.9। ये किस रिपोर्ट से? 2021-22 के रिपोर्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमको दिख रहा है कि निम्न में किस सिंचाई स्रोत से, ठीक है, सिंचित भूमि की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। तो आप वृद्धि किस में देखिएगा, वृद्धि किससे हुआ है? नहर का काम थोड़ा ज़्यादा अच्छा इधर कुछ एक साल में किया गया है, तो ये थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं पूछना चाहिए। आपसे सीधे पूछेगा सबसे ज़्यादा किससे? ट्यूबवेल से। पूछना यही चाहिए, पूछने के लिए कुछ पूछ दे, ठीक है। और ट्यूबवेल से भाई कितना परसेंट इरिगेट होता है? 63.4, ठीक है। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में ट्यूबवेल से कितना परसेंट इरिगेट होता था? 63.9। अभी आपका कैनाल से कितना इरिगेट होता है? 30.9। पिछले इकोनॉमिक सर्वे यानी 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे में कितना परसेंट इरिगेशन इससे होता था कैनाल से? तो 30.6, जो थोड़ा सा 0.3 बढ़ा है, ठीक है। 0.3 यानी परसेंटेज बढ़ा है, एरिया की बात हम नहीं कर रहे हैं। एरिया इसलिए नहीं कि एरिया भी इनहेंस हुआ है। सकल सिंचित क्षेत्र में, ठीक है, ग्रॉस इरिगेटेड जो एरिया है उसमें तालाब से सिंचाई कितने प्रतिशत पर होता है? 2% पर, यानी 2% इरिगेटेड लैंड, ठीक है, इज इरिगेटेड बाई किससे? तो पॉन्ड यानी तालाब से। तो तालाब की हिस्सेदारी कितनी है? 2%। तो ऐसा ये इंपॉर्टेंट है, जबकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 2019-20 में बिहार के जिलों में सकल सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक रोहतास में था, ठीक है, और ये अभी भी है, और उसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में फिर से देखेंगे। तो लेकिन आपका एग्ज़ाम का हम इसको इसलिए रहने दिए, क्योंकि हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी 22-23 का जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें 2019-20 का आंकड़ा न दे करके 20-21 का आंकड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन बिहार क्या करता है, कभी कभी पीछे वाला भी उठा देता है, इसीलिए हम 2 इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बुक में डाले हैं, ठीक है। तो एक पीछे वाला से भी पूछ देता है। तो वर्ष 2019-20 में बिहार के जिलों में सकल सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक, समझ रहे हो ना, जिला में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ था? रोहतास में। रोहतास में सकल सिंचित क्षेत्र 2019-20 में इतना लाख हेक्टेयर था। 2019-20 में बिहार के जिलों में सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम था शिवहर में, ये 19-20 में, इसलिए इसको हम टच नहीं किए हैं। चलो 19-20 से भी पूछ सकता है, तो 19-20 वाला इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट से फिर हम लोग देखेंगे। 2019-20 में बिहार के जिलों में सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम कहाँ था? शिवहर में। शिवहर में सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? 0.26 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो देखो बाबू, ये नियम करेंगे एग्जैक्ट ये फिगर इतना याद करो, ये नहीं पूछता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ, ऐसा पूछना चाहिए। नहरों से सिंचित सर्वाधिक, नहर से जो 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रोहतास जिले में ही है, और इसके बाद सबसे ज़्यादा नहर से इरिगेट कहाँ होता है? रोहतास में। इसके बाद नहर से इरिगेट होने वाला में दूसरा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। और तीसरा स्थान पर कौन? औरंगाबाद। ये 19-20 का रिपोर्ट। 19-20 का जो आंकड़ा है ये कब दिया गया है? कब? पिछले 20-21 के सर्वे रिपोर्ट में, ठीक है, सॉरी 21-22 के सर्वे रिपोर्ट में। अभी हम लोग 22-23 का सर्वे रिपोर्ट को पढ़ेंगे और वहीं से क्वेश्चन की संभावना होगी, लेकिन थोड़ा पीछे वाला भी आंकड़ा देख के चलना है। राज्य में नहरों से कुल सिंचित क्षेत्र में 3 जिलों का, और अभी भी ये स्थिति है, रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद का संयुक्त रूप से लगभग इतना प्रतिशत हिस्सा है। यानी जितना नहर से सिंचाई होता है उसका लगभग 36.6% हिस्सा किस जिला में सिंचित होता है? तो ये 3 जिलों में। यानी नहर से ज़्यादा लाभ
जो लाभान्वित जिला आपका है वो मुख्य रूप से 3 जिला ज़्यादा लाभान्वित है, रोहतास, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद। ठीक है, आगे चलिए, हम लोग थोड़ा सा और चीज़ देखना है। 2019-20 में नलकूप से सर्वाधिक सिंचित जिला जो था, देखो चूंकि ईयर दिया हुआ है इसलिए हमने इसको हटाया नहीं है। ठीक है, 22-23 वाला में ये 19-20 के जगह पर 20-21 रहेगा। वर्ष 2019-20 में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला समस्तीपुर, सबसे ज़्यादा नलकूप से 19-20 में कहाँ सिंचाई सबसे ज़्यादा हुआ था? समस्तीपुर में। उसके बाद सीतामढ़ी में, उसके बाद कटिहार में। किससे? ट्यूबवेल से। वहाँ किससे पढ़े? कैनाल से। जल जीवन हरियाली योजना के तहत सिंचाई विभाग द्वारा निम्नांकित काम किए जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा इसको। थोड़ा नहीं, इसको पढ़िएगा। चलिए ठीक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड, ठीक है, ग्राउंड वाटर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा 2017 में जारी आंकड़ों में 102 प्रखंडों में, ब्लॉक में जल स्तर की कमी देखी गई थी। ठीक है, तो 2017 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो था वो बिहार के 102 ब्लॉक में जल स्तर में कमी देखा था, ग्राउंड वाटर में। लेकिन 2020 के आंकड़े में 63 प्रखंडों में ही कमी देखी गई। यानी 2017 से 2020 तक में हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो स्थिति है वो बहुत हद तक सुधर गया है। बिहार के 7 निश्चय 2 के तीसरे निश्चय के तहत, 7 गो निश्चय में जो तीसरा निश्चय है के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी निर्धारित किया गया है। इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 22-23 में उसके लिए इतना करोड़ रुपया उपबंध किया गया था। 22-23 में यानी किसके लिए? हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 22-23 में कितना करोड़ रुपया का उपबंध किया गया था, ये यहाँ पर है। फिर 23-24 में जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट में, यानी बजट में। बिहार में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों एवं नलकूपों का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में विद्युत चलित पंपों का सबसे प्रयोग, अब यहाँ पर देखिए, जो ट्यूबवेल से जो ग्राउंड वाटर निकालते हैं हम इरिगेशन के लिए, तो ज़्यादा उसमें हम क्या चलते, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है और डीजल पंप भी चलता है, डीजल मोटर भी होता है। तो बिहार में विद्युत चलित पंप का सबसे पहला प्रयोग 1945-46 में डेहरी सासाराम क्षेत्र में किया गया था। 1946 में बिहार शरीफ तथा बिहटा इलाके में विद्युत चलित पंपों द्वारा सिंचाई आरंभ की गई थी। प्रयोग कहाँ हुआ था? ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये कोई डेटा वाला बात नहीं है और ये मतलब कि करंट का बात नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार में इलेक्ट्रिक मोटर पंप, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मोटर पंप जो था वो सबसे पहले इरिगेशन के ख्याल से उसका प्रयोग कहाँ हुआ था? तो डेहरी सासाराम क्षेत्र में, यानी रोहतास जिला में, आज के रोहतास जिला में। ठीक है, उस समय तो शाहाबाद ही था। 1946 में, ठीक है, इरिगेशन इससे कहाँ हुआ? तो बिहटा इलाका में, बिहार शरीफ तथा बिहटा पटना वाला में सिंचाई आरंभ की गई थी। हो सकता है कभी बीपीएससी को लगे तो ये पूछ सकता है। बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि का 30.2% भाग नहरों द्वारा सिंचित है। कुल ये अब आंकड़ा बदल लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए। बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं। ये ऐसे कुल कृषि योग्य भूमि का, वहाँ पर हमारा सिंचित भूमि का, वहाँ है सिंचित भूमि का। ये कृषि योग्य भूमि में जो टोटल मतलब वो नहीं, ऐसे इस आंकड़े को आप हटा ही लीजिए। ठीक है, बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं, नित्यवाही नहरें और मौसमी नहरें। यानी एक होगा जिसमें हमेशा पानी रहेगा, एक होगा जो मौसम के हिसाब से रहेगा, यानी बरसात में रहेगा। सोन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिहार की सबसे पुरानी नहर का निर्माण सोन नदी पर, इतना ये आपके लिए स्टैटिक फैक्ट हो गया। ठीक है, इसको देखिएगा। तो सबसे पुराना नहर कौन है, किस नदी पर? तो सोन नदी पर।
और कब हुआ था? 1873-74 में किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई, पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर के द्वारा किस किस जिला में होता है? पश्चिमी सोन नहर के द्वारा कौन कौन जिला इरिगेट होता है? पूर्वी सोन नहर वारुण नामक स्थान से सोन नदी से निकाली गई है। पश्चिमी सोन नहर डेहरी ऑन सोन स्थान से सोन नदी से निकाली गई है। तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर कोसी परियोजना कब शुरू हुआ? ठीक है, तो भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच समझौता के द्वारा 1954 ईस्वी में कोसी परियोजना की शुरुआत हुई थी तथा 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार हो गई। ठीक है, कोसी बैराज नेपाल के सुनसारी भीमनगर में कोसी नदी पर स्थित है। कोसी परियोजना से बिहार के सहरसा, सुपौल, अररिया किन किन जिलों को लाभान्वित जिले हैं ये देखिएगा। कोसी परियोजना के तहत बनी नहरें 3 मुख्य वर्गों में विभाजित होते हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर तथा राजपुर नहर। कोसी नहर से निकलने वाली 3 नहरें की बात है। ठीक है, जैसे सोन से हमने पूर्व 2 का बात किया, पूर्वी और पश्चिमी, उसी तरह से आपका कोसी से भी 3 नहर की बात है और इन तीनों नहर पर आपको लिखा हुआ है, ये पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपका। पश्चिमी कोसी नहर क्या है? पूर्वी राजपुर नहर कहाँ से कहाँ है ये। फिर गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार के संयुक्त परियोजना है। ये भी कौन किसका परियोजना है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। इस परियोजना के लिए भारत तथा नेपाल के बीच 1959 में समझौता हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग कोसी पे बात किए थे, तो कोसी पर हम लोग कब बात किए थे? 65 में बात किए थे। 1965 में इसकी शुरुआत हुई और समझौता 1954 में हुआ था। ये जो गंडक का बात है तो 1959 में समझौता हुआ था। 60 में इस परियोजना पर कार्य आरंभ हो गया था, परियोजना बनना शुरू हुआ था। गंडक परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल को लाभ मिलता है। तो गंडक परियोजना से लाभान्वित कौन कौन क्षेत्र है ये क्वेश्चन आ सकता है। गंडक परियोजना के तहत बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर इतना मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली जाती हैं। गंडक परियोजना के अंतर्गत 2 नहर हैं, पूर्वी त्रिवेणी नहर तथा पश्चिमी त्रिवेणी नहर। उसको त्रिवेणी नहर भी या पूर्वी गंडक या पश्चिमी गंडक नहर भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वी त्रिवेणी नहर को तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर को सारण नहर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है और सिस्टमेटिक है, उसको पढ़िएगा। कमला नहर, यह नहर दरभंगा जिले में कमला नदी से निकाली जाती है। तो कमला नहर, कमला नदी तो पता चल रहा है कहाँ से निकलती है, तो दरभंगा जिला से। बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में स्थित रामनगर में एक बांध बनाया गया है, तो ये फिर इम्पॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से पुनपुन बैराज योजना कहाँ है? जमानिया पंप नहर योजना कहाँ है? फिर बटाने जलाशय योजना, इस पे शायद क्वेश्चन भी हम एक बार भेजे थे। इस योजना से बिहार के औरंगाबाद तथा झारखंड के पलामू जिला लाभान्वित होते हैं। तो ये बिहार और झारखंड से संबंधित ये हो जाएगा। वर्ष 2000 में राज्य के पुनर्गठन के पश्चात ये बिहार तथा झारखंड के बीच एक अंतर्राज्यीय योजना बन गई। इस जलाशय योजना द्वारा मार्च 2022 तक इतना हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये आंकड़ा नहीं पूछेगा। बाण सागर परियोजना, यह परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना। संयुक्त का मतलब इन तीनों का ज्वाइंट है और बहुउद्देशीय का मतलब हो जाता है कि इरिगेशन भी, सब तो आप जानते ही हो, इरिगेशन भी और भी उद्देश्य, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का भी इसका उद्देश्य, यानी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है ये और ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट किसका किसका ज्वाइंट है ये? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और किस नदी पर? तो सोन नदी। मंडल डैम परियोजना, यह अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना, तो किसके किसके बीच में? 2019 प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड के पलामू जिले में स्थित उत्तर कोयल नदी पर की गई इसका उद्घाटन। ठीक है, शिलान्यास, सॉरी। और इस परियोजना से बिहार के गया और औरंगाबाद जिले सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। अभी इस पे काम चल रहा है। बिहार के गया और नालंदा जिले के जल संकट समाधान हेतु गंगा उद्धव परियोजना, ठीक है,
अपलिफ्ट करना, वाटर अपलिफ्ट का 190 किलोमीटर पाइपलाइन के द्वारा गंगा नदी का पानी मोकामा के हाथीदह से नवादा तक पहुंचाने का प्रयास सफल रहा है। ये आप करंट में भी पढ़े होंगे। नलकूप एवं कुआं से भी हमारे पास जो है, तो भाई उसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा बहुत, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर नलकूप से ज़्यादा कहाँ होता है, ये सब ट्यूबवेल से, ठीक है। और चूँकि टाइम आप लोग का हो चुका है, इसको पढ़िएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब उन्हीं सब चीज़ों का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कर दिया गया है, ठीक है, जो पढ़े हैं उसी का। फिर बिहार की बृहद सिंचाई परियोजना, एक तरफ परियोजना लिखा हुआ है, एक तरफ उससे लाभान्वित जिलों का नाम लिखा गया है। तो ये ब्लॉक, ये जो बॉक्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। जिससे सकरी लोअर वैली प्रोजेक्ट जो है, तो आखिर इससे लाभान्वित जिला, इस प्रोजेक्ट से कौन कौन जिला लाभान्वित है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। लीलांजन इरिगेशन प्रोजेक्ट से लाभान्वित जिला कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक सर, हाँ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंडस्ट्री पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन। देखते हैं दोनों को या तो ज्वाइंट, दोनों को मिला करके करेंगे या अलग अलग भी करेंगे। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन पे जो स्टैटिक फैक्ट होगा वो होगा, फिर इंडस्ट्री और उस पे जो होगा वो इकोनॉमिक सर्वे में होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।